हेलो स्टूडेंट, देखिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 15 और पेज नंबर 88 इस बुक को। ठीक है, 88 ये बुक है आपके पास, तो निकाल लीजिए और पेज नंबर 88 निकाल लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन कितने देखने वाले हैं? 100 के 100। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सीएनजी मुख्य रूप से बनी है क्या चीज़ से? मीथेन, नाइट्रोजन, प्रोपेन या हाइड्रोजन? किस चीज़ से बना है? सीएनजी मुख्य रूप से बनी है, किस चीज़ से बनी है, इसका आंसर करेंगे। और देखिए आप पहले आंसर करेंगे फिर हम करेंगे, ताकि आपको पता तो चले कि आप कितना सही कर रहे हैं और कितना गलत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए एक नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। एक नंबर का आंसर आप कहेंगे, एक नंबर का जो आंसर है आप कहेंगे क्या चीज़ से बना है? मीथेन से। क्या चीज़ से? अरे बाप रे बाप, हाय दिल देखिए मीथेन से बना है। ठीक है, सीएनजी मुख्य रूप से बनी है क्या चीज़ से? मीथेन से बनी है। ठीक है, देखिए कह रहा है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। सीएनजी प्राकृतिक गैस को संपीड़ित करके बनाई जाती है, जो मुख्य रूप से मीथेन गैस यानी CH, यहाँ पे हो जाएंगे 4। ठीक है, CH4 हो जाएंगे, CH4 ठीक है से बनी होती है। इसका पूर्ण रूप कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होगा। कंप्रेस्ड है ना, यहाँ पे C लिखा है, इसलिए क्या हो जाएगा? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एक नंबर क्लियर। ठीक है, आइए 2 नंबर पे कहता है विश्व नगरी यानी कि मेगालोपोलिस है ना, मेगालोपोलिस याद रखेंगे। विश्व नगरी यानी मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? इसका आंसर कीजिए। 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 2 नंबर का आंसर क्या, जो बताएगा उसके लिए हा 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 होगा। 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 2 नंबर का आप कहेंगे कि ये D नंबर आंसर हो जाएगा, जीन गोटमैन हो जाएगा। ठीक है, कहता है विश्व नगरी मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? तो जीन गोटमैन ने किया था, जीन गोटमैन। ठीक है, अब देखिए क्या करें यहाँ पे। कहता है कि 1957 ईस्वी में जीन गोटमैन ने सर्वप्रथम सबसे पहले विश्व नगरी या मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग किया। मेगालोपोलिस यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है विशाल नगर। समझ में आ गया? विशाल नगर। अब ये 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है यहाँ पे कि रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले बर्तनों पर न चिपकने वाला परत होती है। कौन सा परत होती है? कहता है रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले क्या बर्तन पर न चिपकने वाला परत होती है, वो कौन सा होता है? टेफ्लॉन होता है, नाइलॉन, बैकलाइट या PVC होता है। क्या होता है? 3 नंबर का आंसर करेंगे। 3 नंबर का आंसर में अगर आप करते हैं तो तालियां मिलेगी। तो 3 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, टेफ्लॉन। क्या हो जाएंगे? टेफ्लॉन। रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले बर्तन पर न चिपकने वाला परत होती हैं, टेफ्लॉन हो जाती हैं। ठीक है, क्या हो जाएंगे? टेफ्लॉन आंसर। अब दूसरा, अब देखिए कह रहा है कि टेफ्लॉन एक कहता है संश्लेषित, कहता है ना संश्लेषित सामग्री जिसका उपयोग एक ही सतह को ढकने और गैर चिपकने वाले गुणों को संचालित करने के लिए किया जाता है, उसे टेफ्लॉन कहा जाता है। इसमें गैर चिपकने वाले गुण होते हैं, इसी कारण इसे बर्तन तलने वाली कढ़ाई और अन्य बर्तन पर न चिपकने वाली परत पर किया जाता है। ठीक है, अब आइए फिर 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही प्यारा कह रहा है कि कवि विद्यापति की रचना कीर्तिलता की भाषा है। कवि विद्यापति की रचना कीर्तिलता की भाषा क्या है? हिंदी, पाली, संस्कृत या अवहट्ट? क्या है कवि? 4 नंबर का आंसर करेंगे। 4 नंबर के लिए बताइए क्या दें इसमें से। 4 नंबर का जो आंसर करेगा उसके लिए फूल माला। आइए, कहते हैं कवि विद्यापति की रचना। देखिए इसमें एक और क्वेश्चन याद करना है कि जो कीर्तिलता है ना, कीर्तिलता किसकी रचना है जी? विद्यापति की। और कह रहा है कीर्तिलता की भाषा क्या है और किस भाषा में रचित है, यही तो आंसर बताना है। तो 4 नंबर का आप कहेंगे कि अवहट्ट है, अवहट्ट भाषा में है। क्या है? अवहट्ट भाषा में। वाह, गुलदस्ता ही गुलदस्ता है। और देखिए कह रहा है विद्यापति ठाकुर का जन्म 1352 ईस्वी मधुबनी यानी बिहार प्रांत में हुआ था। प्रांत माने बिहार प्रांत माने स्टेट है ना, राज्य। ठीक है, यह एक मैथिली ब्राह्मण लेखक और कवि थे। क्या थे ये जो हैं विद्यापति ठाकुर जी, क्या हैं? यह एक मैथिली ब्राह्मण लेखक और कवि थे। इनकी अधिकांश रचना संस्कृत एवं अवहट्ट भाषा में लिखी गई हैं। परवर्ती अपभ्रंश को ही संभवतः विद्यापति ने अवहट्ट कहा है। अब 5 नंबर की तरफ चलते हुए यहाँ पे आ जाएंगे। क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न में से छल छबिल्ला सब रंग में रंगीला बड़ा चित्त का डिल्ला के कहूँ देवता में न्यारा है, पंक्तियों की रचना करने वाले हैं कौन? तो निम्नलिखित में से छैल छबीला सब रंग में, सभी रंग में करे, सब रंग में रंगीला बड़ा चित्त का डिल्ला कहूँ, कहता है देवतों में न्यारा है, पंक्ति की रचना करने वाले कौन हैं? 5 नंबर का आंसर करेंगे बताइए। 5 नंबर का आंसर करने वाले को क्या देने चाहिए बताइए? स्टार। ओके, ताज बीबी ने की हैं। ताज बीबी, क्या नाम है? ताज बीबी। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि ताज बीबी मुगल शासक अकबर की मुस्लिम पत्नी थी। कौन थी? अकबर की मुस्लिम पत्नी थी, है ना, ताज बीबी। कहता है यह श्री कृष्ण की आराधना करती थी। उन्हें मुगल मीराबाई कहा जाता है। उन्होंने छैल छबीला सब रंग में रंगीला पंक्ति की रचना की थी। ठीक है, आगे समझ में। बहुत प्यारा क्वेश्चन है।
6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। कहता है निम्न में से माने इनमें से कौन राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। 6 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर का आंसर कीजिएगा तो आप कहेंगे दैवीय सिद्धांत। क्या हो जाएंगे? दैवीय सिद्धांत। 3 स्टार लेके जाइए, दैवीय सिद्धांत है ना। अब आइए, कह रहा है राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत प्राचीनतम सिद्धांत है जिसके अनुसार यह माना जाता है कि राज्य की स्थापना आरंभ में ईश्वर द्वारा हुई है। यहूदी धर्म ग्रंथों में यह उल्लेख है कि ईश्वर ने स्वयं आकर राज्य स्थापित किया है। अब आइए 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक लकड़ी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 नंबर का आंसर बताएंगे। 7 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएंगे? 7 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे? तो आप कहेंगे 7 नंबर का जो आंसर है तरल ईंधन। एक लकड़ी क्या है? तरल ईंधन ही है ना। एक लकड़ी क्या है? तरल ईंधन है। तो इसके लिए 2 स्टार जिसने दिया होगा अपना उठाते चलिए, है ना। कहता है लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम मूल रूप से ऊष्मा उत्पन्न करने हेतु उपयोग में किए जाते हैं, है ना। ऊष्मा ही ना उत्पन्न करता है। कहते हैं इन्हें प्राथमिक ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें प्राथमिक ईंधन कहते हैं। कहता है द्वितीयक ईंधन में जैसे कोल गैस, जल गैस और प्रोड्यूसर गैस आदि होते हैं, ठीक है। कहता है शोधित ईंधन के उदाहरण हैं। कहता है आदि शोधित ईंधन के उदाहरण हैं। कहता है कोक, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन है, ठीक है। अब आ जाएंगे 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है कि निम्न में से किसने कहा कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है, ये किसने कह दिया? और वही हम लोगों का आंसर देना है। 8 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। तो 8 नंबर में कितने स्टार आने चाहिए? बताइए। 8 नंबर का जो भी दिया आंसर उसके लिए 4 स्टार मिलेंगे। क्या देंगे? 4 स्टार। कार्ल मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। तो निम्न में से किसने कहा कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? कार्ल मार्क्स ने कहा है, ठीक है। देखो तो कार्ल मार्क्स ने अपनी साम्यवादी घोषणा में कहा कि आज तक संपूर्ण इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। प्राचीन काल से ही समाज 2 परंपरा विरोधी वर्गों में विभक्त रहा है। आइए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है कहाँ, किस में हो सकता है? बताइए। कोई जो वित्तीय बिल हैं वो प्रस्तुत किए जा सकते हैं, वो कहाँ प्रस्तुत किए जा सकते हैं? तो आप इसका आंसर क्या करेंगे? आप क्या कहेंगे? लोकसभा में। वेरी गुड। क्या हो जाएगा? लोकसभा, केवल लोकसभा में, ठीक है। अब आइए, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार वित्तीय बिल केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। वित्त विधेयक संबंधी अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ही करता है ना। अब देखिए, कहता है कि निम्न में से कौन सा एक जुग्म सही सुमेलित नहीं है? अब देखिए 1 नंबर कह रहा है स्थानांतरित कृषि, ये सब कृषि का नाम है। और दूसरी तरह कह रहा है संबंधित राज्य, ठीक है। अब क्या जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में दीपा है, दीपा कृषि होता है? तो हाँ होता है। मणिपुर में पामलू होता है, असम में झूम होता है, लेकिन बिहार में बेवर नहीं होता है। इसीलिए अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेवर। देवर से याद रखिए, बेवर। अब आइए, कह रहा है कि बेवर खेती मध्य प्रदेश में की जाने वाली आदिवासी की पारंपरिक खेती है। बेवर खेती में जमीन को जोते बिना उसमें 56 तरह के पारंपरिक बीजों के सहारे खेती की जाती हैं। आधुनिक तरीकों से की जाने वाली खेती में फसलें भले ही एक बार धोखा दे दे, लेकिन बेवर खेती कभी भूखा नहीं रहने देती हैं। समझ में आया? बेवर खेती। कहता निम्न से किसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रतिपादन किया? कहता है निम्न में से किसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रतिपादन किया है? तो 11 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। 11 नंबर का लहाइए या फिर बताइए क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कार्ल मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। मार्क्स, कार्ल मार्क्स ने अपनी कृति दास कैपिटल में 1867 ईस्वी में अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 2019 से 20 में भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाले राज्य निम्न में कौन सा है? ये क्वेश्चन कई बार देखने को मिल रहा है। इसका आंसर कीजिएगा। 12 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 12 नंबर का क्या हो जाएगा? बताइए। नहीं, हो जाएंगे पश्चिम बंगाल। कहता है 2019 से 20 में भारत में सबसे अधिक उत्पादन चावल है ना, चावल सबसे उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। बंगाल में होता नहीं है जी। अब आइए, कह रहा भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाले राज्य का क्रम पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ हैं। भारत में उत्पादित कुल चावल में पश्चिम बंगाल का योगदान 13.62% है ना जी। 13 कहता है कि 13.62% है। 13 नंबर आइए। कहता है निम्न में कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13 नंबर। बताइए 13 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप क्या कहेंगे? 13 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे राज मानव समाज के निरंतर विकास का परिणाम है। कहता है निम्न में कौन सा
मत राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य मानव समाज के निरंतर विकास का परिणाम है ना। कहते राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक अथवा विकासवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य न तो ईश्वरीय कृति है और ना ही शक्ति या युद्ध से उत्पन्न हुआ। तो इस सिद्धांत के अनुसार राज्य कृत्रिम संस्था नहीं है, यह मानव समाज के निरंतर विकास का परिणाम होती हैं। हाँ जी। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन है संविधान के अनुच्छेद कितना से कितना तक में। यहाँ कह रहा है ना कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है ना। तो किस में वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में कि 13 से 36 में कि 15 से 39 कि 16 से 40। तो इसका आंसर करेंगे क्या हो जाएगा 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 है ना। 12 से 35 में क्या है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार के बारे में लिखा हुआ है ना। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आप जीवन का विरोध करते हैं। इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस क्वेट कैन बी एज फॉलो। कहने का मतलब है ना कि इसका जो है ना कहते यदि आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आप जीवन का विरोध करते हैं। इसका आंसर बताइए पहले क्या हो जाएगा। 15 नंबर का आंसर पहले बताएंगे कि हो क्या जाएगा 15 नंबर का। तो आप कहेंगे 15 नंबर का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी। देखो तो यदि आप मतलब कहने का मतलब है कि इसका ट्रांसलेट कर देना है। इफ़ यू रेसिस्ट चेंज यू रेसिस्ट लाइफ है ना। अब आ जाएंगे कितने नंबर पे 16 नंबर पे। अब देखता है कि विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड किस राज्य में स्थित है। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड किस राज्य में स्थित है। 16 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे कर्नाटक में। कर्नाटक अभी नाटक कर है ना जी। अब कह रहा है कि विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड भारत के कर्नाटक राज्य में भद्रावती में स्थित है। 17 नंबर का क्वेश्चन यहीं पे दे दिया हुआ है। तो इसका आंसर करेंगे निम्नलिखित में से भारतीय गायिकाओं में बेजोर लता मंगेशकर नामक रचना किसकी है। निम्नलिखित में से भारतीय गायिकाओं में बेजोर लता मंगेशकर नामक रचना किसकी है। 17 नंबर का क्वेश्चन का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। 17 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे कुमार गंधर्व की। क्या हो जाएंगे आंसर कुमार गंधर्व की है ना। अब देखिए कह रहा है भारतीय गायिका एवं स्वर माधुर्य। स्वर देखिए स्वर जो है मधु एकदम मधुर्य है कि समांगी लता मंगेशकर द्वारा लिखित रचना कुमार गंधर्व हैं। अब देखिए कह रहा है कि किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र थे। किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा 18 नंबर। तो आप कहेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप कहेंगे उसने कहा था मैं। ये जो लहना सिंह है वो प्रमुख पात्र थे। ठीक है। अब आइए कह रहा है कि उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित कहानी है। इसके प्रमुख पात्र लहना सिंह थे और जयशंकर प्रसाद की कहानी पुरस्कार के पात्र अरुण और मधुलिका हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 19 नंबर का कह रहा है पंचायती राज विषय हैं। क्या चीज़ का विषय है। किस चीज़ कौन से अनुसूची पर विषय है जी। पंचायती राज विषय हैं। इसका आंसर करेंगे 19 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 19 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे राज्य की सूची पर। ये जो पंचायती राज विषय है किसके सूची पर राज्य की सूची पर। देखिए कहता है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची मतलब 7वां अनुसूची राज्य और संघ के बीच बीच अधिकारों को उल्लेखित करती हैं। ठीक है। इनमें 3 सूचियाँ होती हैं। एक तो संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। पंचायती राज का विषय राज्य सूची के विषय से है ना। 20 नंबर कह रहा है कि एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचयिताकार हैं कौन। एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचयिता हैं कौन है बताइए। 20 नंबर का आंसर करने वाले को क्या मिलना चाहिए। तो आप कहेंगे कि चलो फायर दे देते हैं फायर। 20 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो आप कहेंगे हरिशंकर परसाई। दोनों तरफ फायर जल रहे हैं। ठीक है हाथ बचा के। कहता है कि एक दीक्षांत भाषण हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित एक व्यंग रचना है जिसमें देश की आर्थिक व्यवस्था का आलोचनात्मक विवरण दिया गया है। अब 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स द सेंटेंसेस डज नॉट मीन। 21 नंबर का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। 21 नंबर आइए 21 नंबर का आंसर देखे जाइए बताइए। 21 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो कहेंगे इट इज़ ड्रिजलिंग। क्या हो जाएगा इट इज़ ड्रिजलिंग है ना। सोने नहीं देंगे ना ही हम सोएंगे। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2000 में बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या है कितनी है। 2000 में जब बिहार में से क्या हो गए थे
बिहार में से बनाए गए थे झारखंड राज्य निर्माण के बाद, कह रहा है कि झारखंड बाद के निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या है वो कितनी है। 22 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो 22 नंबर का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएंगे 243। क्या हो जाएंगे 243। आइए अब कह रहा है, देखिए यहाँ कह रहा है कि बिहार में द्विसदनात्मक विधानसभा है। 2000 के बाद बिहार विधानसभा में 243 सदस्य हैं और बिहार विधान परिषद में कुल 75 सदस्य हैं। समझ में आया। बिहार विधान परिषद में कितने सदस्य हैं 75। अगर विधानसभा में कितने परिषद हैं सदस्य हैं 243। अब आएंगे 23 नंबर, कहते हैं भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादन राज्य क्या है। भारत जो है ना उसमें तांबे का जो उत्पादन होता है ना, तो कह रहा है तीसरा स्थान किसका है बताइए। 23 नंबर का आंसर करके दिखाइए हमको। 23 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा भाई बताइए। 23 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे, तो आप कहेंगे झारखंडी हो जाएगा, झारखंडी। कह रहा है कि मध्य प्रदेश भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तांबे के उत्पादन में राजस्थान दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर झारखंड। यहाँ पे और क्वेश्चन देखिए बन रहा है, कह रहा है कि मध्य प्रदेश भारत में तांबे का सबसे बड़ा राज्य है, उत्पादक 1 नंबर है ना। 1 नंबर पे क्या है जी मध्य प्रदेश तांबा उगाने में, है ना। और फिर कह रहा है तांबे के उत्पादन में जो राजस्थान है वो दूसरे नंबर पे है और तीसरे नंबर पर झारखंड है। अब आ जाएंगे 24 नंबर पे तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कराए अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है। तो कौन सा अनुच्छेद में क्या होता है, राज्य सरकार की क्या कहते हैं, राज्य सरकार ग्राम पंचायत को संगठित करता है बताइए। 24 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा 40। लग गई 440 है ना, ऑप्शन लग गई है ना। अब ये कहते हैं भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है, तो अनुच्छेद 40 है ना। अब एक कहते हैं भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान दिया गया है। इसमें वर्णित अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश दिया गया है। अब आइए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अगर सोए भी हैं तो जग के एक बार देख लीजिए। कह रहा है बैंक के IFSC कोड में कितने अंक होते हैं। इसका आंसर जो देगा उसके लिए हम एकदम हार्ट निकाल के दे देंगे, भैया ले लो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11। तो बैंक के IFSC कोड में कितने अंक होते हैं, तो यहाँ से आंसर आ गया है 11। आपका आंसर क्या आना चाहिए, तो चलिए 11 पे ताला लगाते हैं और इनके लिए एक हार्ट दे देते हैं, ठीक है। अरे दूध चला गया दूध तो है ही नहीं तो कहाँ से दूध दे देंगे। IFSC कोड कहता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, जिसका हिंदी में अर्थ है भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड, है ना। यह एक 11 अंक का डिजिट का कह सकते हैं कोड होता है ना जी। अब आइए कहता है 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर को थोड़ा सा जूम कर ले, डी तक ला लें। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि न्यायिक पुनर्विलोकन, है ना। कहता है न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है बताइए। ABCD देख के अपना आंसर बताना है कि न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय। 26 नंबर का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा 26 नंबर का कहेंगे कि यह कहता है कि यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। वाह, करा ना कि न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है किसी भी राज्य के कानून है उसको अवैध यानी कि क्या उसको निष्कासित कर सकता है, मतलब उसको गलत घोषित कर सकता है। इतना अधिकार है, पावर है पावर। आइए कह रहा है कि न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक समीक्षा का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 13 में वर्णित है। इसके अंतर्गत विधायी अधिनियम नियमों तथा कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता से जांच करने हेतु न्यायपालिका का शक्ति है जो केंद्र एवं राज्य सरकारों पर लागू होती हैं। 27 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्य की संख्या थी। राज्य पुनर्गठन आयोग जो हैं उनकी सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी, तो कितनी थी। 27 नंबर का आंसर करने वाले को मिलेंगे क्या स्टार। आइए 27 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा 318। क्या हो जाएंगे 318 हो जाएंगे, ठीक है। अब ये कह रहा है 28 नंबर कि निम्न में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था। कौन का था नाजीवाद का संस्थापक था। 28 नंबर का आंसर करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 28 नंबर का आंसर, तो बताइए नाजीवाद का संस्थापक कौन। एडोल्फ हिटलर था, है ना। नाजीवाद जो है नाजीवाद के संस्थापक कौन है एडोल्फ हिटलर साहब।
नाजीवाद या नात्सीवाद जर्मन तानाशाही एडोल्फ हिटलर की विचारधारा थी। यह विचारधारा 1933 से 1945 के मध्य जर्मनी में प्रभावी रही। यह जर्मन राष्ट्र की सर्वोच्चता एवं जर्मन प्रजाति की श्रेष्ठता पर आधारित थी। नाजियों का जर्मन जाति की श्रेष्ठता में अंधविश्वास था, है ना। अब आएंगे 29 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किसके शासनकाल से संबंधित था। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर आपको कुछ चाहिए तो हम आपको कुछ दे सकते हैं। यहाँ पे तालियां, इसका आंसर करेंगे तो तालियां मिलेगा। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो तालियां मिलेगा। वाओ, नाइस आंसर। कह रहा है आयुर्वेद के महान विद्वान चरक, चरक देख रहे हैं ना, किसके शासनकाल से संबंधित था, तो कनिष्क के शासनकाल से संबंधित था। अब देखिए 29 कह रहा है कि महान विद्वान चरक कुषाण शासक कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे। इन्होंने आयुर्वेद से संबंधित पुस्तक चरक संहिता भी लिखी थी, है ना। क्या लिखा था, चरक संहिता लिखा था, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक कल्याणकारी राज्य के नीति निर्देशक आदर्श वर्णित हैं। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित हैं, किस तत्व में, किस में वर्णित है बताइए। एक कल्याणकारी, है ना जी, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित हैं। 30 नंबर का आंसर करेंगे, क्या हो जाएंगे, तो 30 नंबर का आंसर जो है वो हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, है ना जी। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है किस में, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित हैं। अब देखिए कहता है कि संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेखित अनुच्छेद 38 में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया है। राज्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय तथा अवसरों में असमानताओं को कम करना है ना। अब 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है किसके द्वारा। ये जो लोकसभा है ना, लोकसभा का एक स्पीकर होता है, ठीक है। अब कह रहा है कि उस स्पीकर का चुनाव, निर्वाचन कैसे होता है, किसके द्वारा होता है, बस इसी का आंसर करना है। बताइए, इसी का तो आंसर करना है भैया, बता दीजिए क्या हो जाएगा। 31 नंबर क्या हो जाएगा, लोकसभा के सभी सदस्य द्वारा चुने जाते हैं, निर्वाचित किए जाते हैं। वेरी गुड। अब आइए, कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है ना। फिर आ जाएंगे हम लोग यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है 32 नंबर क्वेश्चन कि राज्य कहता है सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। ये क्वेश्चन कल भी देखने को मिला था और आज भी देखने को मिला है। तो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट इसका आंसर करेंगे। कहता है सभापति तथा उपसभापति का पद खाली हो जाने पर, रिक्त हो जाने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। 32 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 32 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। ना 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 ना, उसका आंसर हो जाएंगे कि उस सदन का निर्वाचित सदस्य, उस सदन का निर्वाचित सदस्य हो जाएंगे। अब देखो तो संविधान के अनुच्छेद 89 में राज्यसभा में सभापति और उपसभापति का पद खाली होने की स्थिति में राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से ही निर्वाचित किसी सदस्य द्वारा सभापति के कर्तव्य का निर्वहन किया करता है, उस समय उसे सभापति की समान शक्ति व अधिकार प्राप्त होते हैं, है ना। अब आ जाएंगे कितने नंबर पर, 33 नंबर पे। कहता है निम्नलिखित में से क्या मौद्रिक एवं साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इसमें से क्या है जो मौद्रिक एवं साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। 33 नंबर का आंसर करेंगे और इसका आंसर बताएंगे, इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। 33 नंबर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सार्वजनिक ऋण। क्या कहेंगे, सार्वजनिक ऋण। देखिए कहते हैं निम्नलिखित में से क्या मौद्रिक एवं साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो है सार्वजनिक ऋण। अब देखिए ये सारे हैं, ये नहीं इंस्ट्रूमेंट सार्वजनिक ऋण नहीं है, है ना। अब आ जाएंगे कितने नंबर पर, कहता है केंद्रीय बैंक के रूप में RBI मौद्रिक नीति के रूप में साख नियंत्रण हेतु विभिन्न प्रणालियों को अपनाता है, जैसे भी वैधानिक तरलता अनुपात यानी कि SLR, नगद आरक्षित अनुपात CRR, रेपो रेट आदि हैं, है ना। अब रहेंगे कितना नंबर, 34 नंबर क्वेश्चन। कहता है स्थानीय पवनों एवं उनके प्रवाह क्षेत्र में कौन सुमेलित नहीं है। ये है पवन, स्थानीय पवन जो है ये है, और प्रवाह क्षेत्र ये हैं। तो इसका आंसर बताना है। 34 नंबर का क्या ही हो जाएगा बताइए, 34 नंबर का क्या हो जाएगा, सुमेलित करिए। 34 नंबर क्या हो जाएंगे भैया, 34 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 34 नंबर जो हैं वो हो जाएंगे B नंबर। क्या हो जाएंगे, B नंबर, है ना। मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया, ये प्रवाह इसका नहीं है। देखिए बोरा का जो प्रवाह क्षेत्र है इटली है। कहता है खमसीन का जो है मित्र है, मिस्र है। और ये जो है हरमटन का क्या, अफ्रीका के पश्चिमी तट, है ना। अब आ जाएंगे कितना, कहता है कि रोन घाटी फ्रांस में होकर चलने वाली ठंडी ध्रुवीय पवन जिसे मिस्ट्रल के नाम से जाना जाता है और यह स्पेन और फ्रांस को प्रभावित करती है। यह पवन अधिकांश शीत ऋतु की अवधि के दौरान ही चलती हैं, है ना।
अब आएंगे 35 नंबर क्वेश्चन पे। कहता है कि राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ। राजपूत काल में, है ना, राजपूत काल में समाज में, है ना जी, किस नवीन जाति का क्या हुआ, उदय हुआ। तो 35 नंबर के आंसर क्या हो जाएंगे बताइए। 35 क्या हो जाएंगे, ना 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 ना, कायस्थ हो जाएंगे। कायस्थ क्या हो जाएंगे, कायस्थ, कायस्थ। देखिए कह रहा है कि राजपूत काल में समाज में, है ना, राजपूत काल में समाज में कायस्थ नवीन जाति का उदय हुआ था, है ना। उनका उत्तर कहता है कि उनका उत्तर भारत की राजनीतिक में प्रभाव कायम रहा। इनका उद्भव कर रहा है कि इनका उद्भव राजपूत काल 7वीं और 8वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है। अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है ना। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो किसके द्वारा पद से राष्ट्रपति को हटा देंगे बताइए। 36 नंबर का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा 36 नंबर। ना ना ना, प्रधानमंत्री में वो पावर नहीं है, वो पावर है संसद में। कहाँ है, सांसद में। कहते हैं भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से ढकेला जा सकता है, मतलब हटाया जा सकता है ना, संसद द्वारा। अब आइए कह रहा है कि महाभियोग वह प्रक्रिया, देखिए संसद द्वारा भी हटाया जाएगा ना तो महाभियोग लगा के हटाया जाता है। कहता है कि महाभियोग वह प्रक्रिया है जिसका प्रयोग राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए किया जाता है। केवल राष्ट्रपति को नहीं, यहाँ पे एक और है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए क्या कहता है, महाभियोग लगाया जाता है। अब महाभियोग प्रस्ताव संसद में तब लाया जा सकता है जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन या दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित हो जाए, तब लाया जाता है। ठीक है। अब आएंगे 37 नंबर। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कहता है स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। स्कर्वी जो रोग है, स्कर्वी है जो, ये रोग के नाम है स्कर्वी। कहता है स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी जो हो जाती है, जब कमी हो जाती है तो किस कमी के कारण हो जाता है स्कर्वी रोग। 37 नंबर का आंसर करेंगे फटाक से, क्या हो जाएंगे 37 ना 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 ना, 37 का हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से क्या होती है, स्कर्वी रोग। क्या होती है, स्कर्वी रोग। ठीक है। अब ये कहता है स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। इसकी वजह से कमजोरी, थकावट, दांतों का ढीला होना, जोड़ों में दर्द और बाल झड़ने जैसी समस्याएं होने लगती हैं। इसीलिए कभी कभी खट्टे चीज़ों को खा लिया जाता है ना जी। हम लोग कहते हैं अरे खट्टा कौन खाएगा, नहीं खाता है, सी की कमी से होता है ना। तो सी किस में रहता है, खट्टे चीज़ों में रहते हैं। अब देखिए कहता है कि निम्न मतों से किसे हिंदी सोनेट का साधक माना जाता है। कहता है निम्न में से, मतलब इनमें से किसको हिंदी सोनेट का साधक माना जाता है। 38 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 38 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 38 नंबर का आंसर बता दीजिएगा, बताइए। त्रिलोचन। देखिए निम्न मतों में से किसे हिंदी सोनेट का साधक माना जाता है, तो वो है त्रिलोचन। क्या है, त्रिलोचन। देखिए कहता है हिंदी सोनेट के शिखर पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। कहता है हिंदी सोनेट के शिखर पुरुष के नाम से जाने वाला उत्तर प्रदेश से कवि त्रिलोचन है। इनका जन्म 1917 ईस्वी में कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में। कहाँ, उत्तर प्रदेश में। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में किसी भी सदन के सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। देखिए कह रहा है कि भारत में किसी भी सदन का सदस्य, ठीक है, कोई भी सदन के सदस्य हुए बिना, अभी नहीं है, कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है, इसका भी एक सीमा है। 39 नंबर का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, है ना। तो 39 नंबर क्या हो जाएगा आंसर, 6 महीने तक, इससे से ज़्यादा नहीं, 6 महीने तक। ठीक है। देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 75 के 5 में यह प्रावधान दिया गया है कि कोई मंत्री यदि लगातार 6 महीने तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं रहता है तो उसे अवधि 6 महीने के पूरा होने की तिथि से मंत्री पद धारण नहीं करेगा, है ना। अब देखिए गुट निरपेक्ष क्वेश्चन बनता ही बनता है। कहता है गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे। गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40 नंबर। क्या हो जाएंगे, तो आप कहेंगे सीधी सी बात है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कहता है गुट निरपेक्ष आंदोलन का जनक नेहरू, नासिर और टीटो को माना जाता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का जनक किसको, नेहरू को भी नासिर और टीटो को माना जाता है। और भारत में गुट निरपेक्ष नीति की दिशा देने में पंडित जवाहरलाल नेहरू का विशेष योगदान रहा है ना। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में हुआ था। ये कल हम लोग क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है ना। गुट निरपेक्ष का आंदोलन का जो प्रथम शिखर सम्मेलन कल ही बताए थे 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में हुआ था, है ना। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है ना जी। जो थायराइड होता है ना, थायराइड ग्रंथि जो होती है उससे संबंधित नहीं है। इसमें
इसमें बता देना है। तो 41 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 41 का कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है? तो आप कहेंगे एडिशन रोग। एडिशन जो रोग हैं वो हैं थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है, बाकी सब हैं, है ना जी। अब देखो था एडिशन रोग एड्रेनल कार्टेक्स द्वारा हार्मोन के अपर्याप्त स्त्रावन के कारण होता है। इस रोग में रक्त दाब कम हो जाता है तथा सोडियम एवं जल का उत्सर्जन बढ़ जाता है। क्या होता है? सोडियम और जल का उत्सर्जन जो है वो बढ़ जाता है, जिससे निर्जलीकरण हो जाता है, जिसके कारण त्वचा पर जगह जगह चकते पड़ जाते हैं, है ना। क्या होते हैं? चकते पड़ जाते हैं। कहता है कि 42 नंबर भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि ये भी क्वेश्चन कल देखने को मिला था। क्या हो जाएगा? भारत का प्रजातंत्र जो है प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि 42 नंबर क्या हो जाएंगे इसका आंसर? ये हो जाएंगे कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है ना जी। कहता है भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को, है ना, जनता जो हम लोग जनता हैं, सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। आइए, कहता है प्रजातंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन प्रस्तुत अब्राहम लिंकन ने पीटर्सबर्ग सम्मेलन 1863 ईस्वी में कही गई थी। इसमें जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। अब आ जाएंगे कितने नंबर पे? अब 43 नंबर को था लीग ऑफ नेशन कब अस्तित्व में आया था? लीग ऑफ नेशन कब अस्तित्व में आया था? 43 नंबर का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा? 43 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा भैया? 43 नंबर का आप कहेंगे कि 10 जनवरी 1920। क्या हो जाएंगे? 10 जनवरी 1920। कहता है लीग ऑफ नेशन कब अस्तित्व में आया था? 10 जनवरी 1920 में। अब देखो लीग ऑफ नेशन की स्थापना 1999 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद की गई। प्रारंभ में इसके 44 सदस्य कहता है कि देशों ने लीग ऑफ नेशन के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। यह 10 जनवरी 1920 में क्या हुआ? अस्तित्व में आया, है ना। अब आ जाएंगे अपने कितने नंबर पे? आ जाएंगे आप लोग 44 नंबर पे और डी तक ऑप्शन लेकर के आएंगे। अब आइए, कहता है 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए। कहता है फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट चॉइस। द वुड आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिस टू कीप एंड द मील्स टू गो बिफोर आई स्लीप। These lines liked by P.T. Jawaharlal Nehru are the concluding line of the poem ... written by ... इसका आंसर क्या हो जाएगा? 44 नंबर का आंसर करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट? तो आप कहेंगे क्या कहेंगे कि स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवे इवनिंग रोबोट फ्रॉस्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब आ जाएंगे कितने नंबर? 45 नंबर। 45, ठीक है, मैथ है अपना देख लेना है। 46 नंबर कहता है कि अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या है? अंत्योदय अन्न योजना जो है उसका उद्देश्य क्या है? इसका आंसर करेंगे। क्या करेंगे उसका आंसर? अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या है? 46 नंबर का आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? 46 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सरकारी छात्रावास में रहने वाले एसी और एसटी के बच्चों को सस्ता खाना उपलब्ध करवाना अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य यही है, ठीक है। देखो अंत्योदय अन्न योजना भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक योजना है जिसका शुभारंभ दिसंबर 2000 में किया गया था, जिसका उद्देश्य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा समाज के कमजोर या गरीब वर्ग और दिव्यांग व्यक्तियों के परिवारों को 2 रुपये गेहूँ और 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल की दरों पर खाद्यान्न की आवश्यकता देना है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे देखना है कि मेरी जेल डायरी कृति के लेखक कौन है? ये जो है ना मेरी जेल डायरी, ये क्या है? कृति है। और उस कृति के लेखक कौन है? 47 नंबर का आंसर करेंगे कि उस कृति के लेखक कौन है। 47 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि 47 नंबर जो है वो है जयप्रकाश नारायण। वेरी गुड, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। अब ये कहते जयप्रकाश नारायण द्वारा 1975 ईस्वी में लिखी गई पुस्तक मेरी जेल डायरी चर्चित आत्मकथा है जो चंडीगढ़ जेल में लिखी गई थी, है ना। कहते हैं जयप्रकाश नारायण द्वारा, इनके द्वारा 1975 में लिखी गई पुस्तक है, क्या नाम है? मेरी जेल डायरी। चर्चित क्या है? ये आत्मकथा है जो चंडीगढ़ जेल में लिखी गई थी, है ना। अब 48 नंबर 50 के बहुत करीब है। कहता है निम्न में से कौन सा जीवाणु दूध से दही जमाने में सहायक करता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कहता है निम्न में से कौन सा जीवाणु जो होते हैं, जीवाणु दूध से दही जमने में सहायता करता है ना। 48 नंबर के आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ये नंबर, वाह, लैक्टोबैसिलस। क्या हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस। अब देखिए कह रहा है यहाँ पे दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की सहायता सरल कार्बनिक यौगिक एवं विघटन हो जाते हैं। दूध से दही बनाना एक रासायनिक अभिक्रिया है
कहता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण दूध से ही होता है। अब आगे 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सांख्यिकी में मानक विचलन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। सांख्यिकी में मानक विचलन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। 49 नंबर का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा 49 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे बताइए। तो आप क्या कहेंगे 49 नंबर का आंसर कहेंगे कि हो जाएंगे कार्ल पियर्सन। क्या हो जाएंगे कार्ल पियर्सन हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे हम लोग। 50 नंबर कहता है कि राज्य की विधान परिषद की सूचना न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है। राज्य की विधान परिषद की न्यूनतम संख्या कहता है न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है, वो कितनी निर्धारित की गई है। 50 नंबर का आंसर करेंगे, ठीक है। 50 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे मात्र 40। क्या कहेंगे मात्र 40 हो जाएंगे, ठीक है। आइए 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अथवा 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य मतभेद होने पर कौन मामले पर निर्णय लेता है। इसका आंसर कीजिए। 51 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, कहता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अथवा अन्य अथवा 2 अन्य चुनाव आयुक्त के मध्य बीच में मतभेद होने पर कौन मामले पर निर्णय लेता है। 51 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। 51 नंबर का आंसर क्या होगा बताइएगा मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट। तो इसका हो जाएगा जी बहुमत से स्वयं चुनाव आएगा, है ना जी। बहुमत से क्या हो जाएगा, स्वयं चुनाव आएगा। देखिए कह रहा है कि भारत में चुनाव आयोग एक अस्थाई और स्वतंत्र निकाय है। इसकी स्थापना 1950 ईस्वी में की गई थी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अथवा 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य मतभेद होने पर मामले का निर्णय बहुमत से होता है, ठीक है। 52, 53, 54, 55 मैथ से अपना देख लेना है, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन करा है कि भारत में नीति आयोग कब स्थापित किया गया था। भारत में नीति आयोग कब स्थापित किया गया था। 56 नंबर का आंसर करेंगे। 56 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो 56 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2000 कितना में 2015 में। 56 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा 2015 में। देखिए भारत में नीति आयोग नीति आयोग कब स्थापित किया गया था 2015 में, बस सिंपल। कह रहा है कि नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान भारत सरकार द्वारा गठित एक संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को बनाया गया है, ठीक है। 57 नंबर मैथ अपना देख लेना है। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक द जज फाउंड हिम ... ऑफ मर्डर। इसका आंसर क्या हो जाएगा। 58 नंबर का आंसर करेंगे मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट। बताइए 58 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे गिल्टी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे सर, गिल्टी हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, गिल्टी हो जाएंगे। अब देखिए कह रहा है क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहते हैं सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन द सेम एज द फॉलोइंग फ्रेज है वन हु इज़ आउट गोइंग। कहता है वन हु इज़ आउट गोइंग। इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका आंसर ये हो जाएंगे सी। क्या हो जाएंगे, सी नंबर, ठीक है। अब देखिए कह रहा है यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन आइटम टू जंप ऑन द बैंडवागन। क्या कर रहा है, बैंडवागन। 60 नंबर का आंसर क्या करेंगे, 60 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे टू फॉलो। क्या हो जाएगा जी, टू फॉलो पॉपुलर ट्रेंड्स। क्या हो जाएगा, टू फॉलो पॉपुलर ट्रेंड्स हो जाएंगे। 61 नंबर पे आएंगे। देखिए कह रहा है 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था। 1961 ईस्वी में पहली बार कह रहा है, 1961 ईस्वी में पहली बार फर्स्ट बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन जो है किस विधेयक के लिए बुलाया गया था। 61 नंबर का क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 61 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे, तो आप कहेंगे दहेज निरोधक विधेयक के लिए क्या हुआ था, दहेज निरोधक विधेयक के लिए संयुक्त अधिवेशन कहता है कि विधेयक को बुलाया गया था, ठीक है। अब देखिए कह रहा है 20 मई 1961 को भारत की संसद ने दहेज निरोधक अधिनियम 1961 दहेज लेने या देने पर रोक लगाने के लिए एक अधिनियम बनाया था। यह अधिनियम 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ था, लेकिन इसका सुनवाई अभी तक कुछ नहीं है। कहा है जी, दहेज पे। अब देखिए 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कहता है केंद्रीय बजट 2020 से 21 में 20 से 21 तक है ना, कहता है 20 से 21 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 62 नंबर का आंसर करेंगे। कहता है केंद्रीय बजट 2020-21 में
सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 62 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे, 62 नंबर का आंसर बताइए। 62 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आप कहेंगे 3.5% है ना, 3.5% है ना जी। अब आइए, अब हम लोग आ जाएंगे कितने नंबर पे, 63 नंबर पे। देखिए कहता है कि केंद्रीय बजट 2020 से 21 में घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय धारा 3.5 कहता है % का लक्ष्य निर्धारित था। अब 63 नंबर का आंसर करेंगे। देखिए कह रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। बूढ़ा आदमी अपने है ना जवानी से, बचपन से, प्रशंसा से, बुढ़ापे से दुखी हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे जो उपयुक्त शब्द है उसका चयन करना है। 63 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे बताइए, 63 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे, तो आप कहेंगे बुढ़ापे से। बूढ़ा आदमी अपने क्या बुढ़ापे से ही दुखी हो सकता है ना जी। अब आइए, यही अपना क्या है उपयुक्त शब्द हैं। आइए 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं, है ना जी। कहते हैं रेखांकित खंड को क्या करना है, प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त जो विकल्प है उसका चयन करना है। कह रहा है गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं। इसमें सबसे जो उपयुक्त वाक्य है वो कौन सा है, इसका आंसर करेंगे 64 का आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा 64 का, तो आप कहेंगे सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। क्या कहेंगे, सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। अब देखिए कहता है गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं, वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, ये प्रतिस्थापित होगा। अब आ जाएंगे कितने नंबर पे, अब आ जाएंगे हम लोग 65 नंबर पे। कहता है अंतिम मौर्य शासक कौन था, जो अंतिम जो मौर्य शासक था वो कौन था। 65 का आंसर करेंगे, वो कौन था बताइए। जो अंतिम मौर्य शासक था वो था बृहद्रथ था। क्या है, बृहद्रथ था, है ना, बृहद्रथ था। कहता है अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी थी और यह नए राजवंश की स्थापना की जिसे शुंग वंश या ब्राह्मण वंश के नाम से जाना जाता है। 66 नंबर का आंसर करेंगे। 66 नंबर कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्न पूर्वोत्तर राज्य में से किस में महिला साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से न्यूनतम है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्न पूर्वोत्तर राज्य में से किस में महिला साक्षरता दर जो है, कहता है साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से न्यूनतम है। 66 का आंसर करेंगे मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, क्या हो जाएगा बताइए। 66 का आंसर क्या हो जाएंगे बताइए। 66 का आंसर क्या हो जाएंगे, तो आप कहेंगे असम हो जाएंगे। असम क्या हो जाएंगे जी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्न पूर्वोत्तर राज्य में से किस में कह रहा है ना, असम में महिला साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से न्यूनतम था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पूर्वोत्तर राज्य में महिला साक्षरता दर निम्नलिखित है। असम 66.3%, मणिपुर 72.4%, मेघालय 72.9% और सिक्किम जो है 75.6% था, है ना। अब देखिए, अब कह रहा है दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है। सदा ही परिश्रम का फल मीठा होती हैं, हम जानते हैं, है ना, मीठा होती हैं। इसमें जो है कहता है कि वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। इसमें से कौन सा त्रुटि आपको लग रहा है कि इसमें त्रुटि कोई है। इसका आंसर करेंगे 67 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए, है ना। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कहता है फल सदा ही मीठा होता है, यहाँ कह रहा है मीठी होती हैं, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएंगे क्योंकि यही त्रुटिपूर्ण है ना। अब आ जाइए, कह रहा है कि 68 नंबर क्या कह रहा है कि कहता है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरा का अर्थ व्यवस्थित करता है। देखिए मुहावरे हैं और हमें लगता है कि जितने भी मुहावरे देखने को मिल रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, तो आपको याद करने चाहिए और उस पर ज़्यादा जोर देना चाहिए कि हो सकता है कि उसी मुहावरे में से कोई मुहावरा आ जाए, तो हमें लगता है कि आपको वो चीज़ें याद कर लेनी चाहिए और उस पर ज़्यादा जोर दे देना चाहिए। मतलब जहाँ मुहावरा जो मिल रहा है ना प्रीवियस ईयर से, तो उसको आप याद कर लीजिए, ठीक है, समझ लीजिए। कहता है निम्नलिखित में से कि उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटेर लगना कहता है मुहाव का अर्थ व्यक्त करता है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अंधे के हाथ बटेर लगना। 68 का आंसर करेंगे। 68 का आंसर क्या हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 68 का आंसर हो जाएंगे बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना, है ना। अंधे के हाथ बटेर लगना का मतलब यही होगा ना, बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना, है ना। अब देखिए कह रहा है यहाँ पे 69 कह रहा है। 69 कह रहा है दिए गए शब्द के पर्यायवाची का चयन करें। कुबेर, जो कुबेर है ना इसका पर्यायवाची एक बता देना है, क्या हो जाएगा, कुबेर का पर्यायवाची बता देने हैं, क्या हो जाएंगे। 69 का आंसर क्या हो जाएंगे बताइए। 69 का आंसर क्या हो जाएंगे, तो 69 का आंसर हो जाएंगे यमराज, यक्षराज हो जाएंगे। यक्षराज कुबेर का पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, यक्षराज हो जाएंगे, ठीक है।
अब देखिए 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो मोक्ष चाहता हो, है ना जी। कहता है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है जो क्या चाहता है, मोक्ष चाहता हूँ। तो 70 का आंसर करेंगे, इसका क्या हो जाएगा, 70 का आंसर हो जाएगा मुमुक्षु, जो मोक्ष चाहता हो मुमुक्षु हो जाएंगे, मुमुक्षु, है ना। अब देखिए कह रहा है कि दिए गए वाक्यांश में मोक्ष की इच्छा रखने वाला या जो मोक्ष चाहता है के लिए यह शब्द मुमुक्षु होगा। अब देखिए 72 नंबर क्वेश्चन क्या 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ला को 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके किस उपन्यास के लिए दिया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 71 का आंसर करेंगे। कहते हैं विनोद कुमार शुक्ला को 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके किस उपन्यास के लिए दिया गया। 71 का आंसर करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 71, है ना। तो इसका आंसर जो है अपना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दीवार में एक खिड़की रहती थी, है ना जी, दीवार में एक खिड़की रहती थी। यही उपन्यास इन्होंने क्या किया, इन्हीं उपन्यास के रचनाकार ये हैं विनोद कुमार शुक्ला। इन्हें 1999 में क्या मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है। अब आइए देखिए कह रहा विनोद कुमार शुक्ला हिंदी के महत्वपूर्ण कवि, कथाकार और उपन्यासकार हैं। एक बात देखिए, इसमें जब आप पढ़ेंगे थ्योरी ना, तो थ्योरी में भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इस पर भी ध्यान देने हैं, क्योंकि सेम क्वेश्चन तो वाकई मतलब नहीं पूछता है। सेम क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, इधर उधर जरूर कर देता है। तो इधर उधर करेगा तो हो सकता है कि वहीं से पूछे, लेकिन थ्योरी से ही पूछ दे। मतलब मान लीजिए कि जो पहले क्वेश्चन दिया है और उसके थ्योरी से ही क्वेश्चन उठा ले ना। सेम टू सेम लड़ने में तो थोड़ा हो सकता है ना कि सेम टू सेम ना लड़े, तो इसके लिए थ्योरी बहुत जरूरी है। कहता है विनोद कुमार शुक्ल हिंदी के क्या है, महत्वपूर्ण कवि, कथाकार, उपन्यासकार हैं, ठीक है। उनकी कविता और उनके लेखन में भारतीय मध्यम वर्ग की विखंडनाओं का सरल भाषा में वर्णन है। इनके उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती थी के लिए वर्ष 1999 में इनको क्या मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। देखिए 72 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहता है कि निम्न में कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है। निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव। तो इसमें से बताना है कि कौन से ऐसे प्रस्ताव हैं जो लोकसभा में केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही क्या हो सकते हैं, अनुमोदित हो सकते हैं। तो 72 का आंसर करेंगे, है ना। 72 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 72 का जो आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, यानी कि निंदा प्रस्ताव 2 में हो जाएंगे क्या, ये हो जाएंगे स्थगन प्रस्ताव, और फिर हो जाएंगे 4 नंबर में अविश्वास प्रस्ताव, है ना। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव का अनुमोदन केवल लोकसभा में ही होता है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद में सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं और स्थगन प्रस्ताव मंत्रिपरिषद द्वारा किसी लोकहित से जुड़े मामलों पर क्या होता है, सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया जाता है, ठीक है ना। अब आ जाएंगे कितने नंबर पे, 73 नंबर क्वेश्चन पे। 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने की दिशा में। देखिए जो भुगतान है ना, भुगतान की जो संतुलन है ना, संतुलन बनाए रखने वाला, वो संतुलन अगर प्रतिकूल हो जाए तो क्या होने, तो कहता है प्रतिकूल होने की दिशा में निम्नलिखित में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा। तो जब ऐसे हो जाएंगे, प्रतिकूल हो जाएंगे, तो कह रहा है कौन सा कदम क्या हो जाएंगे, सुधारने में सहायक होंगे। तो 73 नंबर का आंसर करेंगे। 73 का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। 73 का आंसर क्या हो जाएंगे, तो आप क्या कहेंगे, मुद्रीकरण। क्या कहेंगे, मुद्रीकरण, है ना जी। कहता है कि कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा, तो मुद्रीकरण क्या हो जाएगा, स्थिति सुधार देगा। कहता है कि अवमूल्य आर्थिक शब्दावली का एक हिस्सा है, अवमूल्य आर्थिक शब्दावली का एक हिस्सा है जब किसी देश द्वारा मुद्रा की विनिमय दर अन्य देशों की मुद्राओं से कम कर दिया जाए ताकि निवेश को बढ़ावा मिल सके, तो उसे अवमूल्य कहते हैं। एक बार और देखेंगे, कहते हैं अमूल्य आर्थिक शब्दावली का एक हिस्सा है, ठीक है। जब किसी देश द्वारा मुद्रा की जो विनिमय दर है अन्य देशों की मुद्राओं से कम कर दिया जाए, है ना, कम कर दिया जाए ताकि निवेश को क्या हो सके, बढ़ावा मिल सके, तो उसे ही क्या कहते हैं, अमूल्य कहते हैं। अब देखिए कह रहा है कि 74 कह रहा है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनें। अब विलोम किसका चुना है, यश का चुना है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका आंसर करेंगे कि जो विलोम है, विलोम का जो यश है, यश का विलोम शब्द कौन सा होगा। 74 का आंसर करेंगे, ये इसका क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि इसका हो जाएगा अपयश हो जाएगा। जो यश है ना, यश का विलोम शब्द अपयश हो जाएंगे, ठीक है। देख रहा है यश का अर्थ है प्रसिद्धि, दिए गए विकल्प में से उसका उचित विलोम जो है अपयश हो जाएंगे। अब 75 आंसर करेंगे। कहता है जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की संख्या है वो कितनी है। इसका आंसर करेंगे 75 का आंसर करेंगे जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से, है ना, राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या वाला, कहते राष्ट्रीय जो औसत होता है ना उससे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है वो कितनी संख्या है, यही बता देने हैं, ठीक है। 75 का आंसर करेंगे। 75 का आंसर क्या हो जाएंगे,
बताइए 75 का आंसर। तो आप कहेंगे 13 16 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे जी 16 हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे 16 हो जाएंगे, है ना। 75 का आंसर क्या हो जाएंगे 16। आइए कह रहा है देखिए कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है 16 है। अब 76 नंबर पे आ जाएंगे। 76 नंबर क्या कर रहा है, कहता है निम्न प्रदेशों में से किसमें वर्ष 2018 के प्रति व्यक्ति जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक था, है ना। निम्न प्रदेशों में से किस प्रदेश में वर्ष 2018 में प्रति व्यक्ति जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक था। 76 का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा 76 का आंसर बताइए, है ना। तो 76 का आंसर जो है वो हो जाएंगे क्या अफ्रीका, क्या हो जाएंगे अफ्रीका। अब देखिए कह रहा है कि कहता है कि वर्ष 2018 के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति जनसंख्या घनत्व प्रति यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर एशिया 146, अफ्रीका 43, लैटिन अमेरिका एवं कैरोबियन 32, उत्तरी अमेरिका 20, है ना। अब आइए कह रहा है कि उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा है। उल देखिए उल है, उल्लू से याद रखेंगे। उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था। 77 का आंसर करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। 77 का आंसर क्या हो जाएंगे, तो बिरसा मुंडा से जुड़ा था। बिरसा याद रखेंगे, बिरसा मुंडा, ठीक है। देखिए कहता है उल गुलान विद्रोह छोटा नागपुर में 1899 से 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ। मुंडा विद्रोह सबसे अधिक चर्चित विद्रोह था। इसे मुंडा उल गुलान विद्रोह भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत जमींदारी व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए हुई थी। इस विद्रोह में महिलाओं की भी अहम भूमिका रही थी। अब देखिए 78 का क्वेश्चन का आंसर करें। 1930 और 31 में बहरी कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले में नाकाम कर दिया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, किस जिले में, किस जिले में नाकाम कर दिया था। जिला होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको सुधार लेंगे, यहाँ पे बाय मिस्टेक कभी कभी हो जाता है ना। इसका आंसर करेंगे क्या हो जाएगा 78 का आंसर क्या हो जाएंगे बताइए। तो 78 क्या हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 78 का जो आंसर है वो है गया हो जाएगा। कह रहा है यहाँ पे देखने की बातें हैं। कह रहा है कि 1930 और 31 में जो बहरी कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले में नाकाम किया था। वो जिला पूछ रहा है कि किस जिले में नाकाम किया था, तो है गया। आगे समझ में आइए कहता है 19 बात वही है। 79 का आंसर करेंगे। भारत में कहते हैं भारत में ग्रामीण संख्या की आबादी की कितनी प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती हैं, है ना। भारत में करें ना ग्रामीण संख्या की आबादी की कितना प्रतिशत जनसंख्या जो है प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती हैं। इसका आंसर करेंगे 79 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 79 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 94%, है ना। 94% जो है जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती हैं। 2020 से 21 में भारत की ग्रामीण जनसंख्या की आबादी का लगभग 94% जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा प्राप्त कर पाई हैं। देखिए 80 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहते हैं भारत में पहला कौन सा विश्वविद्यालय होगा जो निजी व्यवस्था की देखरेख में होगा, है ना। निजी व्यवस्था की देखरेख में होगा। इसका आंसर करेंगे क्या हो जाएगा 80 नंबर का आंसर करेंगे। भारत में पहला कौन सा विश्वविद्यालय होगा जो निजी व्यवस्था की देखरेख में होगा। इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएंगे, तो राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, है ना। राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय हो जाएंगे। देखिए कह रहा है राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भारत में पहला विश्वविद्यालय है जो निजी व्यवस्था की देखरेख में होगा। 81 का आंसर करेंगे। आकाश नीला लगता है क्यों लगता है नीला। इसका आंसर करेंगे 81 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा 81 का आंसर कहेंगे बी हो जाएंगे। कहता है लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती हैं। लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती हैं, है ना। अब आ जाएंगे। कहता है वायुमंडल में धूल तथा जल के अनगिनत कण उपस्थित होते हैं, है ना। वायुमंडल में क्या है, धूल तथा जल के अनगिनत कण क्या है उपस्थित होते हैं। ये कण नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्ण करते हैं क्योंकि इस रंग के तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होता है। अतः आकाश का नीला रंग प्रकीर्ण के कारण दिखाई देता है। आगे समझ में 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 माइक्रोन बराबर है कितने बराबर है, कितने के बराबर है बताइए। 1 माइक्रोन, मात्र 1 माइक्रोन बराबर है कितने के बराबर है। 82 नंबर का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। 82 नंबर का आंसर बताइए फटाक से। 82 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1/1000 मिलीमीटर, है ना। 1 माइक्रोन बराबर होता है इतना, 1/1000 मिलीमीटर, ठीक है। माइक्रोन देखिए कह रहा है यहाँ पे क्या कह रहा है देखिएगा। कहता है माइक्रोन, 1 माइक्रोन 0.001 mm के बराबर होता है। 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोमीटर होते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अतिचालक का लक्षण है, क्या है लक्षण। अतिचालक का लक्षण है वो क्या है लक्षण। इसका आंसर करेंगे 83 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। अतिचालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता, क्या है उच्च पारगम्यता, ठीक है।
वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है बताइए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कितने बार देखने को मिल चुका है ना। कहता है वर्षा की बूंद जो है गोलाकार आकृति का कारण क्या, कारण जो है वो क्या है, कौन से कारण से क्या होता है वर्षा की बूंदें गोल होते हैं। 84 का आंसर करेंगे तो आप कहेंगे इसका आंसर जो है वो हो जाएंगे पृष्ठ तनाव के कारण। क्या है, पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, अब आइए, कह रहा है कि जल के पृष्ठीय तनाव के कारण वर्षा की बूंदें लगभग गोलाकार संरचना में बनने लगती हैं। 85 का कह रहा है कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है। कौन से ऐसे खनिज हैं जिससे रेडियम प्राप्त किया गया है ना, प्राप्त किया गया है। 85 का आंसर करेंगे तो ये हो जाएंगे क्या, पिंच ब्लेंड हो जाएंगे, पिंच ब्लेंड हो जाएंगे। पिंच ब्लेंड से क्या होता है, रेडियम प्राप्त किया गया है ना। अब देखो तो रेडियम का एक रासायनिक तत्व है, यह पिंच ब्लेंड से प्राप्त होता है। यह खनिज मुख्य रूप से यूरेनियम और रेडियम से बना होता है। पिंच ब्लेंड का भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई देशों में खनन किया जाता है। अब आइए, कहता है 86 नंबर कह रहा है कि नींबू खट्टा, देखिए 86 का कह रहा है कि नींबू खट्टा किस कारण से होता है। इसका आंसर करेंगे नींबू खट्टा किस कारण से होता है। 86 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 86 का आंसर क्या हो जाएंगे, नींबू खट्टा होता है किसके कारण से, तो आप कहेंगे साइट्रिक अम्ल के कारण क्या होता है, नींबू खट्टा होता है। याद रखेंगे, साई बाबा से याद रखेंगे, साइट्रिक अम्ल के कारण क्या होता है, नींबू खट्टा लगता है ना। कहता है नींबू के रस की अम्लता क्या है, मुख्य रूप से साइट्रिक अम्ल के कारण होती है। नींबू, संतरे एवं खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है ना जी। अब देखिए, कह रहा है कि बिरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है। जो बिरंजक चूर्ण होते हैं ना, उसके लिए कह रहा है इसमें से कौन सा असत्य है। बाकी सब तो सत्य ही हैं, लेकिन एक जो है असत्य है। 87 का आंसर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 87 का आंसर बताइए। तो 87 का आंसर जो है जल में अधिक विलय होता है, ये बिल्कुल ही गलत है, लेकिन इसका आंसर सही है। 87 का आंसर यही हो जाएगा। कहता है ना बिरंजक पूर्ण के लिए कौन सा असत्य है, तो जल में अधिक विलय होता है, यह सत्य है। हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ये भी सही है। ऑक्सीकारक है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है ना। अब आ जाएंगे कितनी, 87 का कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि बिरंजक चूर्ण का उपयोग एक बिरंजक कॉटन टेक्सटाइल उद्योगों में एवं कपड़ों को धोने के लिए प्रयुक्त होता है। यह कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकारक के रूप में प्रयुक्त होता है। यह जल को सूक्ष्म जीवों से मुक्त कर रोगानुरोधी पेयजल बनाने में प्रयुक्त होता है। अब ये 88 का आंसर करेंगे, इसका क्या हो जाएगा। कहता है पारद धातु मिश्रण है, किसका, पारद धातु जो है मिश्रण है किसका है। 88 का आंसर करेंगे बताइए। पारद धातु मिश्रण है किसका। 88 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे पारदयुक्त मिश्र धातु होती हैं, है ना। पारद धातु मिश्रण पारदयुक्त मिश्र धातु होती हैं। अब आइए, कह रहा है कि जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनता है तो उसे पारद धातु अथवा अमलगम कहते हैं। लोहे को छोड़कर प्रायः सभी धातुएं पारे के साथ मिलकर मिश्र धातु बनाती हैं। चांदी के पारद मिश्रण को दांत के छिद्रों में भरा जाता है ना जी। चांदी के जो पारद होते हैं ना मिश्रण, उनके दांत को, जो दांत में छिद्र होते हैं उसको भरा जाता है। आया समझ में, ठीक है। अब देखिए 89 क्वेश्चन कह रहा है कोयले का सामान्य प्रकार है, क्या है, कोयले का सामान्य प्रकार है। 89 का आंसर करेंगे। 89 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 89 का आंसर क्या हो जाएंगे, है ना। कोयले का सामान्य जो प्रकार है वो क्या है, तो आप कहेंगे बिटुमिनस है। क्या है, बिटुमिनस है, बिटुमिनस है ना, बिटुमिनस है। देखिए, कह रहा है कोयला मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है, जिसमें एंथ्रासाइट सबसे उच्च किस्म एवं बिटुमिनस सामान्य किस्म का कोयला होता है। 90 नंबर का आंसर करेंगे। कहता है भारत की राष्ट्रीय स्तनी है, भारत की राष्ट्रीय स्तनी है, क्या है, 90 नंबर का आंसर करेंगे। भारत जो है भारत की राष्ट्रीय स्तनी है वो है बाघ, क्या है जी, बाघ है ना। देखिए, कह रहा है कि भारतीय वन्य जीव बोर्ड द्वारा 1972 में बाघ को भारत की राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। कहता है 91 नंबर क्वेश्चन कहता है जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछलियां मर जाती हैं, क्यों मर जाती हैं बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा। जब जल से बाहर निकाल देते हैं मछली को तो मर जाती हैं, लेकिन मरती क्यों है। सी नंबर का इसका आंसर क्या करेंगे, सी करेंगे। बेश्वास नहीं ले पाती है, एकदम सिंपल सी बात है। देखिए, मछलियाँ क्लोम गिल की सहायता से सांस लेती हैं, ठीक है। एक बात याद रखेंगे, मछलियाँ किससे सांस लेती हैं, क्लोम यानी कि गिल की सहायता से। अगर गिल ऑप्शन में ना दे तो क्लोम दे देगा, ठीक है। तो मछलियाँ क्लोम यानी गिल की सहायता से क्या करती हैं, सांस लेती हैं। गिलों में प्रचुर मात्रा में रुधिर कोशिकाएं विद्यमान होती हैं और वे जल में घुली हुई ऑक्सीजन को आसानी से अवशोषित कर लेती हैं, ठीक है। क्योंकि मछलियाँ गैसीय ऑक्सीजन का अवशोषण नहीं कर सकती हैं, अतः पानी से बाहर निकल जाने पर वे शीघ्र ही मर जाती हैं। 92 का आंसर करेंगे। कहता है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी
खोखली होती है, कहता है सरंध्री होती हैं, ठोस होती हैं, कीलक होती हैं। क्या होती हैं? 92 का आंसर करेंगे। 92 का आंसर अपना हो जाएगा खोखली होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की जो हड्डी हैं वो क्या होती हैं? खोखली होती है ना। देखा था मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है क्योंकि पैर की हड्डी में बोन मैरो भरी होती है जिसमें WBC RBC आदि का निर्माण होता है। 93 का आंसर करेंगे। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज हैं। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज हैं कौन है बताइए? 93 का आंसर। एक दिन और क्वेश्चन देखने को मिला था एक सेट में, इसका आंसर करेंगे। 93 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 93 का आंसर क्या हो जाएंगे? 93 का आंसर बताइएगा क्या हो जाएंगे? तो आप कहेंगे कि इसका हो जाएगा जावा मानुष। जावा मानुष आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है? जावा मानुष है ना। देखिए 94 का आंसर करेंगे। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है? हरगोविंदा कहता है हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए, कौन सा आविष्कार किए हैं जिसे क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। 94 का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा? 94 का आंसर जो अपना है वो हो जाएगा जीव के संश्लेषण के लिए, है ना। हरगोविंद खुराना को जीव के संश्लेषण के लिए क्या किया गया? सम्मानित किया गया है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना एक भारतीय अमेरिकी जैव रसायनज्ञ थे। उन्हें जीन संश्लेषण की खोज के लिए 1961 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, है ना। 95 का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा? कहता है नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है, वो कौन सा सम्मिलित नहीं है? नगदी फसल में, है ना जी। अब आई 95 का आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे जो गेहूं है ना वो नगदी फसल करा ना कि नगदी फसल में सम्मिलित जो नहीं है, कौन सा नहीं है? ये नहीं है, बाकी सब है। गन्ना, कपास, जूट, ये हैं नगदी फसल, है ना। भारत में पैदा होने वाली प्रमुख नगदी फसल में गन्ना, कपास, तंबाकू, चाय, कॉफ़ी, जूट, रबर, कोको, अलसी, मूंगफली, ये सब आते हैं, ठीक है, प्रमुख नगदी फसल में। देखिए 96 आंसर करेंगे। कहता है भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? ये भी क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है, इसका भी आंसर करेंगे। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? इसका आंसर क्या हो जाएंगे? उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? 96 का आंसर क्या हो जाएंगे बताइएगा? तो आप कहेंगे सिंदरी में। सिंदरी में लगा था, है ना। सिंदरी इसका आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र 1951 ईस्वी में बिहार के सिंदरी में लगाया गया था, है ना। 97 का आंसर क्या हो जाएगा? कहता है निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है? छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है। इसका आंसर करेंगे। 97 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 97 का आंसर क्या हो जाएंगे, है ना। तो 97 का जो आंसर हो जाएंगे रांची। क्या हो जाएंगे? रांची। निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है? तो रांची है। छोटा नागपुर का पठार भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। यह रांची, हजारीबाग और कोरम्मा के पठारों पर संयुक्त नाम है। इसे भारत का रूर भी कहा जाता है। 98 का आंसर करेंगे। दामोदर नदी निकलती है कहाँ से? तिब्बत से, छोटा नागपुर से, नैनीताल से, सोमेश्वर पहाड़ी के पश्चिमी दाल से, कहाँ से निकलती हैं बताइए? दामोदर नदी जो है निकलती है कहाँ से निकलती हैं? तो आप कहेंगे छोटा नागपुर से निकलती हैं। कहाँ से? छोटा नागपुर से, है ना जी। वेरी गुड। आइए कहता है दामोदर नदी झारखंड राज्य के छोटा नागपुर से क्षेत्र से निकलकर पश्चिम बंगाल में पहुंचती हैं। 99 का आंसर करेंगे। पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम है, क्या नाम है? पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम है जो क्या नाम है? 99 का आंसर क्या हो जाएंगे? 99 का आंसर बताइए क्या हो जाएंगे, है ना। 99 का आंसर क्या हो जाएंगे? तो आप कहेंगे ए, यानी श्रीलंका हो जाएंगे। श्रीलंका। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी क्या है? श्रीलंका है। श्रीलंका को पूर्वी समुद्र की स्वामिनी के नाम से भी जाना जाता है। 100 नंबर क्वेश्चन करेंगे। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, किसके द्वारा अपनाया गया था? ये भी कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है, इसका आंसर बताइए। भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? 100 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सीधी सी बात है कि संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाया गया था, ठीक है। देखिए कहता है भारतीय संविधान को भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हो गया। भारत के संविधान के मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे। कितने थे? 395 अनुच्छेद थे, ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए आज की क्लास में बस इतना ही। यदि ये वाला क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें एंड क्या करना है? सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके बताना है कि ये क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी लगा आप कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।